Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, the Union Judiciary, the Supreme Court. बेटा आप सबको पता है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है। सुप्रीम कोर्ट में होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मुझे बताओ कौन है करेंट CJI ऑफ इंडिया? तो वो है धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। इनको कभी ना कभी आपने न्यूज़ में, टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। किसको? धनंजय वाई चंद्रचूड़ को, जो करेंट CJI है इंडिया का। दूसरी एक और अच्छी बात जो आपको यहीं लर्न कर लेनी है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपेक्स जुडिशियल बॉडी है इंडिया का। इसके ऊपर कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल बॉडी नहीं है। इट मीन्स जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देगा वो फुल एंड फाइनल होगा। इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेटा इस ईयर अगर हम ICSE के सिलेबस को देखें तो उसमें ये 2 टॉपिक डिलीटेड हैं। हमें सीधे थर्ड टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है, जो है कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भाई सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर में जजेस होंगे, CJI के अलावा कितने जजेस होंगे, वो सब हम इस हेड के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस होंगे इंक्लूडिंग CJI, पर कहीं ये भी लिखा था कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड थ्रू लॉ पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। देखो जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा नहीं था ना, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितनी आज है, तो सारी चीज़ें चेंज रही होंगी। तो उस टाइम में हमने क्या डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कि 8 जजेस रहेंगे और उन 8 जजेस में ही कौन रहेगा? CJI भी रहेगा। क्लियर है? तो बेटा एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ जजेस वॉज 8 इंक्लूडिंग CJI। मैंने बता दिया आपको कि 8 टोटल नंबर होगा, उसी में ये कौन होगा? CJI। ये हमने शुरुआती दौर में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। पर साथ ही साथ ये भी लिखा कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्ज नंबर ऑफ जजेस, कि भाई पार्लियामेंट लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकती है। अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्ट ऑफ 2019 में एक एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दिया गया। टोटल कितने जजेस कर दिए गए? 34 इंक्लूडिंग CJI, मतलब 33 अदर जजेस रहेंगे और एक कौन रहेगा? CJI। ठीक है। In accordance with an act of 2019, the Supreme Court consists of Chief Justice of India and not more than 33 judges. तो 33 जजेस होंगे, एक CJI होगा, मतलब टोटल जजेस कितने होंगे? 34। CJI भी तो कौन होता है बेटा? जज ही होता है। ठीक है, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ? वो एक्ट जो कब आया? 2019 में। एक्ट ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर कितना हो गया? 34, और इसी में कौन इंक्लूडेड है? CJI। दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। द कोर्ट मे सिट इन सच अदर प्लेस और प्लेसेज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड। देखो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है, पर जब चाहें तब प्रेसिडेंट की एडवाइस पे CJI कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक को बुला सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहीं और भी लगाया जा सकता है दिल्ली के अलावा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें। किसके अप्रूवल के बाद? प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। पर किसके कंसल्टेशन के बाद? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार और जजेस को कंसल्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी, तो वो हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछ सकते हैं और फिर जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी तक हमने? अभी तक हमने ये देखा कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं।
पर किससे कंसल्टेशन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के से कंसल्टेशन करने के बाद फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार मुझे हाई कोर्ट के जजेस से भी बात करनी चाहिए, तो वो उनसे भी बात कर सकते हैं। बट वाइल अपॉइंटिंग अ जज अदर देन चीफ जस्टिस, देखो चीफ जस्टिस के अलावा और किसी भी जज को अपॉइंट करना हो तो सीजेआई से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब भी जजेस को अपॉइंट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात करे, हाई कोर्ट के जजेस से बात करे, पर सीजेआई से बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर कब वाइल अपॉइंटिंग जजेस अदर देन सीजेआई के अलावा, चीफ जस्टिस के अलावा अगर किसी और को अपॉइंट करना है, किसी और जज को अपॉइंट करना है, तो सीजेआई से हमेशा कंसल्ट करना पड़ेगा। अब बेटा सीजेआई की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीजेआई खुद भी कंसल्ट करेगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। जो भी उसके कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, कम से कम उनमें से 4 से तो सीजेआई भी डिस्कस करेगा। ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन वो प्रेसिडेंट को किसी भी नाम की रिकमेंडेशन दे कि भाई इसको जज बना दो, इसको जज बना दो, उसके पहले खुद उसको अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी। उसको खुद 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस से डिस्कस करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना, बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। दिस कम टू बी नोन एज कॉलेजियम, और इसी को ही क्या कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, कॉलेजियम सिस्टम, विच अलाउस अ कॉलेज ऑफ पर्सन्स जजेस टू अपॉइंट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉलेजियम बनता है। उसमें कौन ही होते हैं बेटा, जजेस ही होते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NGAC एक्ट 2014, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC एक्ट 2014, उसने एस्टेब्लिश किया है कमीशन को। ठीक है, वो कमीशन का काम क्या है, रिकमेंडेशंस देना, किसके अपॉइंटमेंट के लिए, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देगा। तो NGAC कब बना, 2014 में, NGAC एक्ट 2014 में आया, और इस कमीशन का काम था कि रिकमेंडेशंस दें, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। पर 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को ख़त्म किया और ओल्ड कॉलेजियम सिस्टम को वापस से रिवाइव किया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जिनकी वजह से उन्होंने इस कमीशन को पूरी तरह शट डाउन किया और कहा कि नहीं, हम ओल्ड कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से ही चलेंगे, हम उसी तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे जैसा अब तक करते आ रहे हैं। 14 वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब बेटा एक बात और बिल्कुल आपको लर्न कर लेनी, वो ये है कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जब भी होगा तो एक क्राइटेरिया को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा, वो क्राइटेरिया होगा सीनियरिटी का। ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी सीनियरिटी। ठीक है, सबसे सीनियर जज जो होगा वही CJI बनेगा। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफ़िकेशंस को कि क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए भैया जज बनने के लिए। ठीक है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप भारतीय नागरिक हों। दूसरा, मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों, और 2 और मोर सच कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट में या तो आप 5 साल जज रहे हैं या फिर किसी और कोर्ट में जज रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में आप जज रहे हों, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दूसरा, एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट्स, हाई कोर्ट का कोई एडवोकेट हो या 2 से ज़्यादा किसी ऐसी ही कोर्ट का वो एडवोकेट रहा हो, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट में आप एडवोकेट रहे हों या तो ऐसी 2 कोर्ट्स में एडवोकेट रहे हो, लगभग कितने साल बेटा, 10 साल। या तो फिर आप प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हों, प्रेसिडेंट को ऐसा लगा हो यार इससे अच्छा फैसला तो कोई लिया ही नहीं जा सकता, तो एक ये भी कंडीशन हो सकती है। ये 3 में से 2 कंडीशन अगर आपने पूरी कर ली, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है और, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। या तो आप हाई कोर्ट के या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के पहले कभी
जज रहे हों, दूसरा आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में या ऐसे ही किसी और कोर्ट में, तो भी आप जज बन सकते हो। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट सोच ले और कि इससे अच्छा कोई जज हो ही नहीं सकता। देन ओथ ऑफ ऑफिस। हर जज बेटा जो ऑफिस में आएगा उसकी पहले वो शपथ लेगा, ठीक है, कि वो सच्ची निष्ठा रखेगा, सच्ची आस्था रखेगा, किसके टूवर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, सच्ची आस्था रखेगा, ठीक है। फेथ का मतलब होता है आस्था और एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा, तो इस बात की उसको कसम खानी पड़ेगी। सेकेंड है विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो वर्ड सोवरेनिटी है उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई इंडिया के जितने भी डिसीजन होंगे वो खुद के इंडिया के होंगे, कोई एक्सटर्नल प्रेशर इंडिया के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। तो ये सीजेआई या जितने भी जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के, उन सबकी ड्यूटी होती है कि जब भी अपनी पोजीशन पे बैठे तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका कोई भी काम ऐसा ना हो जो भारत की संप्रभुता को, सोवरेनिटी को डेंजर में डाले या अखंडता, इंटेग्रिटी को डेंजर में डाले, ठीक है। तो इन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है, इस बात की भी ये शपथ लेते हैं। ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, ठीक है, बिना किसी की मोह माया में आए बिना, बिना किसी कुइच्छा के, ना ही तो आपको इल विल से डिसीजन लेना है, ना ही तो किसी के अफेक्शन में डिसीजन लेना है, ना ही तो किसी से डर के डिसीजन लेना है, और ना ही किसी के फेवर में डिसीजन लेना है, ये भी कसम खाते हैं ये लोग। द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको ओथ खुद कौन ही दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, कितने साल ये जज बने रह सकते हैं, कैसे इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। वंस अपॉइंटेड, एक बार अगर जजेस अपॉइंट हो गए तो ये रिटायर होंगे जब इनकी एज कितनी हो जाएगी, 65 ईयर्स। अगर आप 40 ईयर्स में जजेस बने हो तो 25 साल आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, पर कई बार ऐसा होता है कि बेचारा 60 साल में आके जज बनता है और 65 में रिटायर हो जाता है। क्लियर है। अ जज में भी, पर ये तो बात पक्की है कि 65 साल में वो रिटायर होगा ही होगा। और जज को रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर ऐसा प्रूफ हो जाए कि भाई इसने कोई काम ऐसा किया है जो इसे नहीं करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में गया हो, ठीक है, कोई मिसबिहेवियर किया हो, कोई इनकेपेसिटी हो, कोई डिसीजन प्रॉपर ना लिया हो, ऐसी सारी कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इन्हें रिमूव कर सकते हैं। पर ये पॉसिबल कभी हो पाएगा जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये पास हो जाए, वो भी मेजॉरिटी से, ठीक है। और मेजॉरिटी कितने की चाहिए बेटा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे लोग हाँ बोले तो आप जज को रिमूव कर दो, बिल्कुल भी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, इनकेपेसिटी, ये रिमूव कर सकते हैं सीजेआई, सॉरी जजेस को। सीजेआई की बात नहीं, सारे जजेस की बात हो रही है यहाँ पर। बट ये तभी पॉसिबल है व्हेन एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब ये बात पास हो जाए कहाँ से, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और मेजॉरिटी से पास हो जाए, और वो मेजॉरिटी भी कितनी हो, 2/3 मेजॉरिटी हो, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हों वो सब वोट करें, 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये पास हो जाए तो जजेस इसको रिमूव किया जा सकता है। जितने लोगों ने भी वोट दिया उसमें से 2/3 वोट से अगर ये पास हो जाए, है ना, तब जाकर ही आप रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट प्रस्ताव ला सकते हैं पर उस प्रस्ताव को 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है, ठीक है। सैलरीज एक्सेट्रा की बात करेंगे तो बेटा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या जो अदर जजेस होते हैं उन्हें सैलरीज अच्छी खासी मिलती है, और ये सैलरी डिटरमाइन कौन करती है, पार्लियामेंट। देयर सैलरीज आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इनकी सैलरी जो होती है वो किससे दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इनकी सैलरी में भी रिविजन होता है जैसे और अदर एम्प्लॉयज़ की सैलरी में होता है, ईयर बाय ईयर इनकी भी सैलरी बढ़ती है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर जजेस हों, इनकी सैलरी डिटरमाइन करती है कौन, पार्लियामेंट, और इनकी सैलरी जो होती है वो किस फंड से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से।
अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता और इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा निष्पक्ष होके इम्पार्शियल होके डिसीजन लेगी और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगी। इसके डिसीजन में किसी के भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्यों हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है? किसके कंट्रोल से? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से। अगर बेटा हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से बाहर नहीं रखते ना जुडिशरी को, इनको दे देते, तो कभी इनके खिलाफ कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं होता। ये लोग बढ़िया मौज ही मौज करते और बेचारी जनता परेशान हो जाती। ठीक है, जनता कभी इनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाती। तो अच्छा ही था कि हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से बाहर रखा है, हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। फर्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट होती है या जो हाई कोर्ट होती है, ये सिर्फ मेरे तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के ही केसेस नहीं लड़ती बेटा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिटीजन स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहा हो, दो स्टेट आपस में लड़ रहे हो, केरला कर्नाटक आपस में लड़ रहे हो, तो ऐसे डिसीजंस भी कौन ही देता है? इनके लिए भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही लेते हैं। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इनको कंट्रोल करता तो क्या ये इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे पाते? बिल्कुल भी नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये जस्टिस सिर्फ बिटवा सिटीजन कोई नहीं देते कि दो सिटीजन आपस में लड़े और उसमें फैसला इन्होंने दिया। पर जब कोई स्टेट और सिटीजन लड़े, दो स्टेट आपस में लड़े, तब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिसीजन देते हैं। इसीलिए कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है बहुत ज़रूरी है, तभी सिटीजन्स के राइट को डिफेंड किया जा सकेगा। जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारी डेमोक्रेसी प्रॉपर काम कर पाएगी, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल पाएंगे। सो जजेस इंडिपेंडेंस इज असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग प्रॉपर होती रहे, इसीलिए जजेस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी पहली कंडीशन होती है लिबर्टी और इक्वालिटी की। लिबर्टी और इक्वालिटी किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आपको चाहिए तो जुडिशरी को सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जिनके हाथों में सत्ता होगी, पावर होगी, ताकतें होंगी, वो हमेशा सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। इन ब्रीफ अगर हम कहें तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये गार्जियन होते हैं इंडिया के मोस्ट प्रीशियस एसेट का, जो एसेट है डेमोक्रेसी। पीपल्स राइट, लोगों के राइट, डेमोक्रेसी, ये जो प्रीशियस एसेट है, इसके गार्जियन भी कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होते तो हम तुम बड़े परेशान हो रहे होते। और भैया हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए हमने कुछ प्रोविजंस किए हैं। अब हम वन बाय वन वो पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इंडिया में अभी हमने पढ़ा था भाई कि जजेस को अपॉइंट कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट। तो आप बोलोगे मैडम प्रेसिडेंट तो फिर सरकार का ही पार्ट हो गया, तो कैसे फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी? प्रेसिडेंट तो अपने हिसाब से अक्कड़ बक्कड़ करके किसी को भी अपॉइंट कर देगा। तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट भी उसी जज को अपॉइंट करता है जिसको कॉलेजियम ने सजेस्ट किया हो। ठीक है, in appointing the judges, the president shall act on the recommendation of collegium headed by chief justice of India. chief justice of India कॉलेजियम को हेड करते हैं और उस कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे, किसी को भी नहीं कर सकते। थस नीदर द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट और द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ नॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग ऑन हिज ओन। ना ही तो बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे चाहे उसे जज बना सकता है, क्योंकि कॉलेजियम का डिसीजन होता है। ना ही तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ की अकेले चलेगी, ना प्रेसिडेंट की चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी, कॉलेजियम की चलेगी। और कॉलेजियम में इतने सारे जजेस होंगे तो क्या बेटा हर जज ऐसा ही होगा? करेक्ट नहीं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सो कॉलेजियम रिकमेंडेशन देगा तभी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। इसमें प्रेसिडेंट का खुद का कोई लेना देना नहीं है, खुद से कोई डिसीजन ये नहीं लेता है। अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनके हाथ में भी सब कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा होगा कि सारे जजेस को वो कंट्रोल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे शब्दों में हम करें तो नीदर पॉलिटिकल बायस नॉर पर्सनल फेवरेटिज्म, ना ही तो पॉलिटिकल बायसनेस चलेगी, ना ही तो सीजीआई का पर्सनल फेवरेटिज्म चलेगा। किसी का भी कोई रोल नहीं होता है जजेस के अपॉइंटमेंट में।
ठीक है। इट हैज़ एनहांस्ड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और ये जो सारे डिसीजन हमने पढ़े कि भाई कॉलेजियम होगा, सीजीआई की नहीं चलेगी, यूनियन मिनिस्टर की नहीं चलेगी, ये एनहांस करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को। नाउ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये जजेस कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जजेस को रिमूव तो कर सकता है कि भाई इसने कोई मिसबिहेवियर किया हो, कोई इनकेपेसिटी हो, कोई डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया हो, तो जजेस रिमूव तो कर सकते हैं। पर कब? जब तक पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित नहीं हो जाएगा और ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि भाई सच में प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है, ठीक है। और तो और 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी कोई डिसीजन लिया जा सकेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। प्रूव्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है it means that an address can only be presented after an allegation has been thoroughly examined. प्रेसिडेंट जब भी प्रस्ताव लेके आएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो कभी ला पाएंगे जब बेटा प्रॉपर जांच पड़ताल हो गई हो। और वो जांच पड़ताल भी किसने की हो? इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल। एक इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल पहले अपॉइंट होगा, फिर वो उस मिसबिहेवियर की, इनकेपेसिटी की पूरी जांच करेगा। अगर प्रेसिडेंट बोलते ये डिसीजन सही नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। उसको एक प्रॉपर ट्राइब्यूनल जब तक असेस नहीं करेगा डिसीजन सही था गलत था, इनकेपेसिटी शो हो रही है नहीं हो रही है, तब तक प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर पहले जांच होगी, जांच के बाद प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जाएगा, पास होगा 2/3 मेजॉरिटी से, तब जजेस हटेंगे। तो मतलब जजेस को ये सिक्योरिटी है ना कि भाई कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहली बात तो ट्राइब्यूनल प्रूव करेगी हमने कुछ गलत किया नहीं, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग सिक्योर रहते हैं। और ये जो सिक्योरिटी है ये ही इन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो डरते रहेंगे, कभी इस नेता के पक्ष में डिसीजन देंगे, कभी उस नेता के पक्ष में डिसीजन देंगे। देन सैलरीज एक्सेट्रा आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जजेस की जो सैलरी होती है, जो दूसरे अलाउंसेज होते हैं, इनमें से कुछ भी कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। मोर ओवर दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कहाँ से आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। इन्हें जो भी सैलरीज वगैरह मिलेगी, जो अलाउंसेस मिलेंगे, वो कभी कम नहीं होंगे इनके टेन्योर में। साथ ही साथ ये कहाँ से डिडक्ट होते हैं ये आपको पता चल जाएगा, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब इससे इनकी सैलरी जाती है। एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी इसके अगेंस्ट कोई वोटिंग नहीं होगी। जो सैलरीज होंगी जजेस की वो कभी भी रिड्यूस नहीं होंगी। हाँ भाई, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज नो। अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो फिर से सुन लो कि जो जजेस होते हैं उनकी सैलरीज अलाउंसेस शेल नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज। इनकी सैलरीज वगैरह कभी कम नहीं होंगी, मतलब ऐसी नहीं होंगी जो इनको अच्छा नहीं लगे, इनके लिए वो डिसएडवांटेज बने। बाद में एक बात और ध्यान से सुनो कि भाई इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होती है। जो सैलरीज होती हैं जजेस की, उन्हें कम नहीं किया जा सकता इनके पीरियड में। कब तक कम नहीं किया जा सकता बेटा? जब तक कंट्री में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं होगी तो इन्हें इनकी सैलरी मिलेगी, रेगुलर मिलेगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। देन नो डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज। कोई भी डिस्कशन नहीं होगा बेटा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, किस रिस्पेक्ट में? जजेस के कंडक्ट को लेके, वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कभी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट व्हेन अ मोशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ये कभी पॉसिबल होगा जब प्रस्ताव लाया जाए, जब मोशन लाया जाए इनके रिमूवल का मोशन है, तभी पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में बातें डिस्कस हो सकती हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस कैसे काम कर रहे हैं, ये इनके डिस्कशन का मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रस्ताव आएगा तो आप करो डिस्कशन। बेटा अब हम पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो हमारे कोर्ट्स के पास ये पूरी पावर है कि वो उन लोगों को पनिश कर सके जो उसकी अवमानना करे। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अवमानना करना, ठीक है। कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, आपने अगर साउंड ग्राउंड पे कुछ उसका क्रिटिसिज्म किया, उतना ही अलाउड है बेटा। आप उसको, उसकी अवमानना नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर आपने ऐसा किया तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। चलो, पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड, प्रॉपर दंड दे सकता है आपको सुप्रीम कोर्ट, पनिशमेंट दे सकता है। जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ अ जजमेंट इज अलाउड। भैया कोई अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं होना था या होना था, आप साउंड ग्राउंड पे बात करें तो उतना अलाउ है बेटा, पर ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कोर्ट के अधिकार, कोर्ट की गरिमा, कोर्ट की जो अथॉरिटी है, जो डिग्निटी है, वो कम की जाए। ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी ताकत है कि उसके ऊपर कोई भी अवमानना वाली बात कोई करेगा तो वो उसको पनिश कर सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। अगर कोई उसे खुद को ऐसा कुछ कहे कि उसे लगे कि मेरी अवमानना हुई है, तो वो आपको दंडित कर सकती है, आपको पनिश कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो भाई कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आए। नेक्स्ट है बेटा प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, एक बार ये रिटायर हो जाएंगे तो ये कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जितने भी जजेस रिटायर होंगे बेटा, वो कहीं और पैरवी नहीं करेंगे, किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे पैरवी करने के लिए। किसी भी ट्राइब्यूनल, इंडिया का कोई भी ट्राइब्यूनल हो, वहाँ पर कहीं पर भी ये पैरवी नहीं करेंगे। इससे ये इंश्योर होता है कि ये जो जजेस होंगे वो डिसीज़न लेने के पहले कभी भी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे अपने फॉर्मर कलीग्स और सुपीरियर्स से। ठीक है, देखो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो अभी रिटायर हो गया है, पर उसके जो दूसरे साथी थे वो अभी भी कोर्ट में ही हैं। अब ये पैरवी करने चले गए रिटायर्ड जज, तो ऑब्वियस सी बात है उनका फ्रेंड उनके फेवर में डिसीजन देगा ही ना। तो इसी काम को रोकने के लिए मना किया है कि भैया एक बार तुम रिटायर हो गए, अब तुम कहीं पैरवी नहीं करोगे। ठीक है, ये जो डिसीजन लिया गया कि भाई रिटायरमेंट के बाद आप कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई प्लीट, कोई पैरवी नहीं करोगे, ये ऐसा क्यों किया गया? इससे ये सुनिश्चित होगा कि बेटा जो जजेस होंगे वो कभी भी डिसीजन लेते टाइम अपने वरिष्ठ फॉर्मर कलीग, अपने सुपीरियर बोले तो वरिष्ठ कलीग मतलब अपने साथ वाले कर्मचारी जो अब तो रिटायर हो गए हैं पर पहले साथ थे, उनके इन्फ्लुएंस में आके कोई भी जज कोई डिसीजन ना ले। इसलिए मना कर दिया भैया, हाथ जोड़े आपके, आप एक बार रिटायर हो गए आप जाओ, क्योंकि आप अगर किसी केस को लड़ने आए तो हो सकता है जजेस आपसे इन्फ्लुएंस हो और आपके फेवर में डिसीजन दे दें। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. और बेटा पॉलिटी के वीडियो थोड़ा सा मुझे छोड़ो, अच्छा छोड़ो, रहने दो।